अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की डिस्कशन चल रही है। आज हमने इसी लेक्चर को कंटिन्यू करना है, सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रीवियसली इसमें हम डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने इसी रेफरेंस में जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इलास्टिक कांस्टेंट्स का। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें हुक्स लॉ का रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। हुक्स लॉ की दो फॉर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। लेट्स से अगर यहाँ पे एक फिक्स बोर्ड के साथ कोई स्प्रिंग अटैच है और स्प्रिंग के साथ हमने कोई मैस अटैच किया हुआ है इस तरह से, तो अगर हम उसके ऊपर एक डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है इस तरह से। अब ये जो मैस की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है इसे हम x लिख लेते हैं। तो जिस कदर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उस कदर ही ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जनरेट होगी और रिएक्शन के तौर पे ये स्प्रिंग वापस रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा इस मैस के ऊपर, और ये रिस्टोरिंग फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। अब जब हम यहाँ पे कांस्टेंट पुट करते हैं तो ये कांस्टेंट के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर फॉर्म में। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें के को डिफाइन करना हो तो हमें वेक्टर साइन हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में वेक्टर नहीं आ सकता। सो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड के, और इस के का नाम क्या है? इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, और हम इसे फोर्स कांस्टेंट का नाम भी देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी वायर को एक्सटेंड कर रहे हैं या रबर बैंड को एक्सटेंड कर रहे हैं तो जाहिर बात है फिर उसे स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए स्प्रिंग का होना लाजमी है। सो ये हुक्स लॉ की वो फॉर्म है जो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस किया था। इसके अलावा हुक्स लॉ की एक और फॉर्म है जिससे हम यहाँ पे कंसर्न है, एट दैट इज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ये हुक्स लॉ की फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और इसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, and this constant is constant of proportionality and it is called compressibility of a material. So इस वजह से ये इक्वेशन बन जाएगी strain is equal to compressibility multiplied by stress. अब अगर कंप्रेसिबिलिटी को हमने डिस्क्राइब करना हो तो स्ट्रेस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस। अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड पे रेसिप्रोकल्स लें इस तरह से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 1 ओवर कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब जो हमने यहां पे टर्म लिखी है 1 ओवर कंप्रेसिबिलिटी, ये टर्म रिप्लेस की जा सकती है एक और टर्म के साथ जिसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ। सो अब ये इक्वेशन बन जाएगी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is equal to stress applied on an object divided by
strain produced in that object or material. सो अब अगर इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से हम यहां से इसको डिफाइन कर लेते हैं, द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन अ material or object per unit strain produced in that object is called modulus of elasticity of the material from which the object is made. That means ये उस ऑब्जेक्ट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, ये उस मटेरियल का है। फॉर एग्जांपल आयरन का बना है ऑब्जेक्ट तो आयरन का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, स्टील का बना है तो फिर स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं SI यूनिट्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसलिए इसके यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल लिखे जाते हैं। सो हम यहाँ पे स्ट्रेस की जगह पे इसको पुट करने जा रहे हैं और स्ट्रेन चूंकि जिस मर्जी टाइप का हो उसमें कोई यूनिट्स नहीं होते, चाहे लेंथ का हो, वॉल्यूम का हो या शेप का हो, इस वजह से जो ई के यूनिट्स हैं वो हम इस तरीके से लिखेंगे कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन में जो यूनिट्स सिग्मा के हैं वही इसके आ जाएंगे, क्योंकि जो एप्सिलॉन है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल लिखे जाएंगे। और फिर बारी आती है इसके बेस यूनिट्स की। तो अगर हम इस क्वांटिटी के बेस यूनिट्स डिस्क्राइब कर दें तो हम ये बात जानते हैं कि न्यूटन की जगह पे हम इस एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू ma से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इसलिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ 1 ओवर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये एक पावर कैंसिल आउट होगी और यूनिट्स बनेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो बेस यूनिट्स हैं वो किलोग्राम पर मीटर और पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हैं, और यही यूनिट्स और डायमेंशंस प्रेशर की और स्ट्रेस की भी हैं, सबके यूनिट डायमेंशन सेम हैं। सो अब अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस की बात करें तो ये डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिखी जाएंगी, किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है। सो ये इसकी डायमेंशंस है। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे यंग्स मॉडुलस की। ये नाम इंग्लिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग के नाम से मंसूब है, जिसने मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। जनरल एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है वो है सिग्मा ओवर ई। अगर यहाँ पे लेंथ्स इन्वॉल्व हो जाएं, दैट मीन्स ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ये दोनों ही टेंसाइल हों, दैट मीन्स कंप्रेसिव हों, तो इस सूरत में जो यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन बन जाता है वो होता है y इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ई या फिर y इज इक्वल टू f ओवर a ओवर डेल्टा l बाय l। इस तरह से फर्दर हम इसकी मजीद फॉर्म्स भी बना सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं f ओवर a डिवाइडेड बाय डेल्टा l बाय l
दैट इज इक्वल टू एफ ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर डेल्टा एल या फिर एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। सो ये हमने इसकी फॉर्म्स बना ली हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाए कि किसी मटेरियल के ऊपर अप्लाइड फोर्स को डबल कर दिया जा रहा है तो बताइए यंग्स मॉडुलस पे क्या असर पड़ेगा। तो यकीनन आप में से अक्सर यही आंसर करेंगे कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फोर्स डबल करेंगे तो एक्सटेंशन डबल होगी, और अगर आप एरिया डबल कर देंगे तो क्या यंग्स मॉडुलस हाफ हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एरिया डबल करने से बाकी चीजें सेम रखते हुए एक्सटेंशन हाफ हो जाएगी और जो इक्वेशन की दोनों साइड्स हैं वो इक्वल ही रहेंगी। इसके अलावा अगर आप बाकी तमाम टर्म्स कांस्टेंट रखते हुए लेंथ को डबल कर देते हैं तो क्या इससे यंग्स मॉडुलस डबल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इससे एक्सटेंशन भी डबल हो जाएगी और यंग्स मॉडुलस किसी मटेरियल का सेम रहेगा जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करते या फिर आप टेम्परेचर ऑफ मटेरियल चेंज नहीं करते, तब तक किसी मटेरियल के यंग्स मॉडुलस की वैल्यू तब्दील नहीं होती। सो यंग्स मॉडुलस सिर्फ इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को एक और फॉर्म भी दे सकते हैं। हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं एफ ओवर डेल्टा एल और एल ओवर ए। यहाँ पे इस लेंथ की वैल्यू को कैपिटल एल से भी डिनोट किया जा सकता है। 9th की बुक में इसे एल नॉट दैट मींस ओरिजिनल लेंथ लिखा था, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन ये लिखने का मकसद ये है, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? ये थी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। आप अगर नेगेटिव साइन हटा देते हो तो ये बात एक्सप्रेस करना रह जाती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है और रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है, लेकिन इक्वेशन फिर भी डायमेंशनली ठीक ही रहती है। बस एक फिजिकल सिग्निफिकेंस की टर्म हमने हटा दी है। और अगर आप यहाँ पे रिस्टोरिंग का जो आर है वो भी अरेज कर दें तो इसका मतलब ये है कि अब आप अप्लाइड फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जाहिर बात है अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स किसी पॉइंट के ऊपर इक्वल ही होती हैं। सो इस वजह से हम यहाँ पे x की जगह पे अगर डेल्टा एल रिप्लेस कर लें तो जो इक्वेशन f ओवर डेल्टा एल बनती है वो यहाँ पे f ओवर डेल्टा एल से मैच करती है, और इस वजह से हम इस एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू के एल ओवर ए लिख सकते हैं। अब अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट को आइसोलेट करें तो y a ओवर एल का एक्सप्रेशन बनता है, या फिर k किसके इक्वल आता है? y a ओवर एल। तो अब हम यहाँ से वो फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके ऊपर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू हमने लिखी थी k इज इक्वल टू माइनस एफ आर ओवर एक्स, इसमें अगर x को डबल करना है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी डबल करनी पड़ती है। रिस्टोरिंग फोर्स हाफ करें तो एक्सटेंशन भी हाफ हो जाती है। k पे कोई फर्क नहीं आता। तो k किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? कि इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो यहाँ पे हमारे सामने इस इक्वेशन में लिखे हुए हैं। दैट मींस k डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू के ऊपर, k की वैल्यू डिपेंड करती है एरिया ऑफ वायर जिससे स्प्रिंग बना है, और इसके अलावा ये डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर। तो जिस कदर लेंथ ज्यादा होगी स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, जिस कदर थिक वायर ज्यादा एरिया वाले वायर से स्प्रिंग बना होगा उस कदर उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, और जिस कदर ज्यादा इलास्टिक मटेरियल से बना होगा दैट मींस जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है उस कदर ही ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी होगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात की थी, अगर ये वॉल्यूमेट्रिक हो तो इस केस में जो ये एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन है, इसमें इलास्टिक कांस्टेंट E की जगह पे हम बल्क मॉडुलस के लिए K का सिंबल यूज कर सकते हैं, और ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल है। अब जाहिर बात है स्ट्रेस का एक्सप्रेशन तो वही रहेगा F ओवर A, लेकिन स्ट्रेन का एक्सप्रेशन डेल्टा V बाय V लिखा जाएगा, जिसकी वजह से बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन K इज इक्वल टू F ओवर A
डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V बन जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को और फॉर्म्स भी दे सकते हैं। दैट मीन्स K का एक्सप्रेशन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V, या फिर F/A मल्टीप्लाइड बाय V डेल्टा V। सो K का एक्सप्रेशन जो अब स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है बल्कि क्या है, इट इज बल्क मॉड्यूलस। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है FV/A डेल्टा V। इसके बाद अब हम आते हैं इसकी थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड टाइप है शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने डिस्क्राइब किए हैं इस एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन में, ये अगर शेप से रिलेटेड हो, दैट मीन्स ये अगर शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन हो, तो इस सूरत में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E है उसके लिए हम शेयर मॉड्यूलस के रेफरेंस से G का सिंबल यूज कर लेते हैं, और फर्दर ये क्या बनेगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन के इक्वल। और सिग्मा की जगह पे अगर हम ये लिख लें F/A और एप्सिलॉन की जगह पे डेल्टा A बाय A लिख लें, जहां पे हम जानते हैं कि डेल्टा A बाय A से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर हम किसी ब्लॉक को, क्यूब को डिफॉर्म करते हैं इस तरह से, तो इसमें अगर ये एंगल थीटा है तो ये साइड A है और ये साइड डेल्टा A है। अगेन रिपीट करता चलूं कि ये एक 3 डायमेंशनल क्यूब है, एक स्क्वायर नहीं है। और फर्दर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा A बाय A, या फिर F/A मल्टीप्लाइड बाय A ओवर डेल्टा A, या फिर G का एक्सप्रेशन बन जाएगा F/A डेल्टा A। फर्दर हम ये बात भी जानते हैं कि शेयर मॉड्यूलस के लिए हम स्ट्रेन की जगह पे टेंजेंट थीटा भी पुट कर सकते हैं, जिससे एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा F/A डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, या फिर F/A मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर टेंजेंट थीटा, या फिर G इज इक्वल टू F/A टेंजेंट थीटा। इसके अलावा अगर हम इस एक्सप्रेशन G इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन में इसकी जगह पे गैमा का सिंबल यूज कर लें, तो फिर ये एक्सप्रेशन F/A ओवर गैमा भी लिखा जा सकता है, या फिर F/A डिवाइडेड बाय गैमा, या फिर F/A मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर गैमा, या फिर G इज इक्वल टू F/A गैमा के इक्वल लिखा जा सकता है। और हमने ये बात कही थी कि ये जो गैमा है जो कि टेंजेंट थीटा के इक्वल है, स्मॉल एंगल्स के लिए ये थीटा के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर आप 1 डिग्री या उससे स्मॉलर एंगल्स या इसके इर्द गिर्द के एंगल्स की बात करें और ये एंगल्स रेडियंस में कन्वर्टेड हों, तो ये एक्सप्रेशन G इज इक्वल टू F/A थीटा भी लिख सकते हैं। अगेन बताता चलूं कि ये जो थीटा है ये रेडियंस में होना चाहिए और ये वेरी स्मॉल होना चाहिए, फिर ये फॉर्म इसकी लिखी जा सकती है। अब हम बुक में पेज नंबर 140 के ऊपर गिवन टेबल 17.1 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें इलास्टिक कांस्टेंट फॉर सब मटेरियल्स की वैल्यूज टेबल की फॉर्म में रिटर्न है। और यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁹9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप मिला के पास्कल भी पढ़ सकते हैं। सो जो भी वैल्यू पढ़ेंगे आप उसको 10⁹9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए वैल्यूज गिवन है, बोन के लिए वैल्यूज गिवन है। ये जो बॉक्स फिल्ड नहीं है इसका मतलब है डेटा अवेलेबल नहीं है इसके लिए। और फिर ब्रास के लिए, कंक्रीट के लिए, कॉपर के लिए, डायमंड के लिए, ग्लास के लिए, आइस, लेड, और फिर मरकरी। मरकरी में आप नोटिस करेंगे कि इसके यंग्स मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू 0 के इक्वल है। उसकी वजह क्या है कि ये जो मरकरी है इट इज इन लिक्विड फॉर्म, और चूंकि लिक्विड की कोई ना ही लेंथ होती है ना ही शेप होती है। शेप की बात की जाए तो शेप कंटेनर के शेप के इक्वल होती है। सो इस वजह से आप लिक्विड्स के लिए यंग्स मॉड्यूलस या फिर शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं। वजह क्या है
कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसमें सिग्मा ओवर एप्सिलॉन है, तो चूंकि आप उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई कर ही नहीं सकते किसी लिक्विड के ऊपर, तो इस वजह से इनके यंग्स मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू 0 है। हाँ, आप किसी कंटेनर में बंद करके किसी पिस्टन की मदद से इनके ऊपर जो है वॉल्यूम चेंज करने वाला सिस्टम बना सकते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पे इस पिस्टन की मदद से यहाँ पे जो भी लिक्विड मौजूद है उसका वॉल्यूम चेंज करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक या फिर कंप्रेशनल स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं। बुक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए कंप्रेशनल का वर्ड यूज करती है, जैसे कि पेज नंबर 139 के ऊपर गिवन इस डायग्राम में जो वॉल्यूम चेंज करने वाला स्ट्रेस है उसे कंप्रेशनल स्ट्रेस लिखा गया है, जबकि जो लेंथ चेंज करने वाला स्ट्रेस है उसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस की टर्म यूज की गई है। इसके अलावा इस टेबल में जो लास्ट टर्म वाटर की है वो भी चूंकि लिक्विड है इसलिए उसके भी यंग्स मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू 0 है। बाकी आप देख सकते हैं कि इन तमाम टर्म्स में से डायमंड के लिए जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं उनकी वैल्यू सबसे हाई हैं, चाहे वो यंग्स मॉड्यूलस हो, बल्क मॉड्यूलस हो या शेयर मॉड्यूलस हो। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू लाई करती है, ये टंगस्टन के लिए वैल्यूज लाई करती हैं और उसके बाद स्टील की बारी आती है। अब हम अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है अ फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन, दैट मीन्स फोर्स है 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स के इक्वल, acting on a 1 centimeter square area. So area is 1 centimeter square or 1 centimeter whole square और 1 into 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर या फिर 1 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर changes the length of a steel wire from 50 centimeter. That means initial length is 50 centimeter या फिर 50 into 10⁻⁻² मीटर टू फाइनल वैल्यू ऑफ 50.025 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 50.025 into 10⁻⁻² मीटर। सो जो चेंज इन लेंथ यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो है 50.025 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर और 0.025 सेंटीमीटर और 0.025 into 10⁻⁻² मीटर। What must be the value of Young's modulus of steel? तो जो Young's modulus का एक्सप्रेशन है y is equal to f over a over delta l by l, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं f over a and डेल्टा एल डिनोमिनेटर में और लेंथ न्यूमरेटर में। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। फोर्स है 10 into 10⁻³ न्यूटन्स। इनिशियल लेंथ कितनी है, इट इज 50 into 10⁻⁻² मीटर डिवाइडेड बाय एरिया है 1 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और चेंज इन लेंथ है 0.025 into 10⁻⁻² मीटर। अब ये जो 10⁻⁻² मीटर है ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है फर्दर सॉल्यूशंस के अंदर हम डेल्टा एल बाय एल में ये कन्वर्जन मीटर्स में ना भी करें तो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 0.025 into 10⁻⁻² को इससे डिवाइड कर दें या सिंपली इस वैल्यू को सेंटीमीटर यूनिट के साथ इस वैल्यू से डिवाइड कर दें, यूनिट्स तो सेम ही रहते हैं। तो इस वजह से फर्दर कैलकुलेशन में हम स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा एल और एल की वैल्यूज को सेंटीमीटर में ही रहने दिया करेंगे, इसे मीटर में तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एरिया की वैल्यू ऐसा यूनिट्स मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना लाजमी है। सो यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, ये बन जाएगा 50 into 10 into 10⁻³ न्यूटन्स डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 और इस वैल्यू को 25 into 10⁻⁻³ लिख सकते हैं और साथ यूनिट मीटर स्क्वायर में आ जाएंगे। सो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, इधर 2 बचेगा और 2 into 10⁻⁻1 फिर उसके बाद +3, उसके बाद ये वैल्यू +4,
उसके बाद ये वैल्यू +3 और यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल, और फर्दर ये वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11, सो 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। वैसे जब हमने यहाँ पे 2 फाइंड आउट कर लिया था तो हमें ये बात पता चल गई थी कि करेक्ट ऑप्शन डी ही होने वाली है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ फोर्स ऑफ 50,000 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ सरफेस चेंजेस द लेंथ ऑफ थिन स्टील रॉड फ्रॉम, ये इनिशियल लेंथ है, ये फाइनल लेंथ है, 10 सेंटीमीटर टू 9.99 सेंटीमीटर। वट मस्ट बी कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, दैट मीन्स जिस एरिया के ऊपर ये फोर्स अप्लाई की जा रही है वो एरिया कितना होगा, जबकि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर 200 GPa के इक्वल है, दैट मीन्स 200 इंटू 10⁻9 पास्कल, और फर्दर ये वैल्यू इसी वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻11 पास्कल भी लिख सकते हैं। अब हमें चेंज इन लेंथ को सॉल्व करना है। सो चेंज इन लेंथ में पहले फाइनल वैल्यू और फिर इनिशियल वैल्यू आती है अगर हम इंक्रीमेंट इन लेंथ की बात कर रहे हो। फिलहाल लेंथ डिक्रीज हो रही है, डिक्रीमेंट आ रहा है, इसलिए इस तरीके से चेंज इन लेंथ को फाइंड आउट करना है। सो आप 10 सेंटीमीटर में से 9.999 सेंटीमीटर को माइनस कर दीजिए, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, ये बन जाएगा 0.001 सेंटीमीटर के, और हमें इसे सेंटीमीटर में ही रखना है क्योंकि स्ट्रेन में ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कट जाने वाला है। तो अब हमें ये बात पता है कि यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन है y = F/A इंटू डेल्टा L/L। अब ये मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी है, आप स्टार्ट वही उसी फॉर्मूले से कर सकते हो कि y = F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L। तो आप इस फॉर्मूले के जरिए से भी स्टार्ट ले सकते हो। हमें फाइंड करना है ये एरिया, तो एरिया इक्वेशन की उस साइड पे आएगा, यंग्स मॉड्यूलस इस तरफ आ जाएगा, तो एरिया = FL/Y डेल्टा L। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सो एरिया इज 50,000, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन। लेंथ की वैल्यू इनिशियल है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कॉन्टैक्ट एरिया हमें फाइंड आउट करना था, उसकी जगह पे यंग्स मॉड्यूलस आ चुका है, उसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसके अलावा जो चेंज इन लेंथ है इट इज 0.001 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ कन्वर्जन नहीं की थी, लेकिन फिर भी सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो गया। सो अब अगर हम 2 को 5 से कैंसिल आउट कर दें तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 2.5। तो अब हमें यह भी कंफर्म हो गया कि ऑप्शन ए ही बननी है। और बाकी अब हम 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻4 यहाँ पे लिखा है, एक पावर यहाँ मौजूद है, इसके बाद 11 इस जगह पे है, तो -11 बन जाएगा ऊपर आके। ये वैल्यू 10⁻3 है, तो इसे हम +3 लिख देते हैं। सो ये वैल्यू बन जाएगी 2.5 इंटू 10⁻4 + 1 5, 5 + 3 कितना होता है 8, 8 - 11 -3 मीटर स्क्वायर बनता है। अब हमने इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही आसान काम है। 2.5 इंटू 10⁻3 और उसके बाद मीटर मौजूद है, साथ स्क्वायर मौजूद है। आप यहाँ पे 10⁻2 और -2 इस तरह से लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई होके तो 1 ही बनने हैं। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, हम कभी भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू मिलके बन जाएगी सेंटीमीटर, और 10⁻2 का स्क्वायर क्या होगा 10⁻4। सो ये वैल्यू बन जाएगी 2.5 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे -3 और +4 +1 के इक्वल होता है, और 10 की पावर 1 10 होती है, और 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आंसर होता है। सो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स अप्लाइड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब एरिया गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और फर्दर ये वैल्यू 5 इंटू 10⁻2 मीटर होल स्क्वायर के इक्वल आएगी, और हम इसे 5 इंटू 10⁻2 स्क्वायर और मीटर स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे, जिससे एरिया 5 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। सो ये हमने एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चेंजेस लेंथ ऑफ स्टील वायर थ्रू 0.05 मिलीमीटर। सो डेल्टा एल की वैल्यू 0.05 मिलीमीटर गिवन है,
और इसके बाद एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील वायर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। सो अब इनके यूनिट सेम होना लाजमी है। सो हम ऐसा करते हैं कि अब की बार कन्वर्जन कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं 0.05 इंटू 10⁻³ मीटर और चेंज इन लेंथ को लिख लेते हैं 50 इंटू 10⁻² मीटर, ताकि यूनिट सेम हो जाएं और कैंसिलेशन में आसानी हो। What must be the magnitude of applied force while Young's modulus of steel wire is as always 2 into 10⁻11 पास्कल या 200 गीगा पास्कल, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। सो अब आप यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला लिखिए, y इज इक्वल टू F/A और डेल्टा L बाय L। हमें फोर्स फाइंड करनी है, बाकी तमाम वैल्यूज इक्वेशन की दूसरी साइड पे चली जाएंगी। एक्सप्रेशन बनेगा YA डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू F। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 इंटू 10⁻11, एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁻4 और चेंज इन लेंथ कितनी है 0.05 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ कितनी है, इट इज 50 सेंटीमीटर। सो 50 इंटू 10⁻²। बाकी यूनिट्स यंग्स मॉड्यूलस के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएंगे और एरिया के मीटर स्क्वायर में होंगे। इसके बाद चेंज इन लेंथ मीटर में और एक्चुअल लेंथ भी मीटर में होगी। सो इस वजह से ये यूनिट्स कट जाएंगे और आंसर के यूनिट्स क्या होंगे, वो होंगे न्यूटन्स में। फर्दर अब अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो यहाँ पे 5 इसके साथ कैंसिल आउट होके यहाँ 10 बचाएगा और ये 10 की पावर 1 और 10⁻² मिलके क्या बन जाएंगे 10⁻⁻1 के इक्वल। सो ये 10⁻⁻1 ऊपर आके +1 बन जाएगा। दैट मीन्स इसे हटा लें और यहाँ पे +1 लिखते हैं। सो अब ये वैल्यू बन रही है 2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻2। हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी हैं, ये वैल्यू रहती है। इसे हम लिख लेते हैं इस तरीके से, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻2 अगेन। सो 5 और 2 का मल्टीपल 10 होता है और बाकी जो 10 की पावर्स हैं इसमें -4 -2 और -2 एड अप होके किसके इक्वल आ जाएंगे -8। सो 11 में से 8 माइनस करें तो 10⁻³ बचता है और यूनिट्स इसके न्यूटन्स में है। सो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 10 किलो न्यूटन। दैट इज ऑप्शन बी। सो डियर स्टूडेंट्स, अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।